दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अंतर्गत वायुमंडल टॉपिक यानी एटमॉस्फेयर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों यानी वायु के समूह को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की जो संरचना है इसमें कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। वायुमंडल में जो प्रमुख गैसें पाई जाती हैं आप देख सकते हैं। इसमें कौन कौन सी गैसें हैं, तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये दो गैसें प्रमुखता से पाई जाती हैं। दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78.08%, ऑक्सीजन लगभग 21% यानी 20.95%, आर्गन जो कि निष्क्रिय या अक्रिय गैस है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0407%, नियान की मात्रा जो है ये 0.001818%, मीथेन 0.00018%, हाइड्रोजन 0.00005% और हीलियम आप देख सकते हैं 0.0005%, और क्रिप्टॉन की मात्रा जो कि एक अक्रिय गैस है ये वायुमंडल में 0.0001% पाई जाती है। तो ये तो रहा वायुमंडल में प्रमुख गैसें और उनकी मात्रा कि वायुमंडल में कौन कौन सी प्रमुख गैसें हैं और उनकी मात्रा क्या है। वायुमंडल की संरचना को अगर हम देखें, वायुमंडल की संरचना, तो इसे मुख्य तौर पर दो भागों में सममंडल और विषम मंडल में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। वायुमंडल की संरचना को सममंडल और विषम मंडल में बांटकर हम देख सकते हैं। सममंडल इसको होमोस्फीयर कहा जाता है, विषम मंडल को हेट्रोस्फीयर कहा जाता है। और सममंडल ये पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई यानी मध्य मंडल तक सममंडल पाया जाता है, और विषम मंडल 90 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये विषम मंडल होता है। सममंडल में जो गैस होती हैं ये आपस में, सभी जो गैसें होती हैं ये आपस में घुली होती हैं, मिली होती हैं, लेकिन विषम मंडल में जो गैसें होती हैं ये पृथक पृथक अलग अलग परतों के रूप में होती हैं, और घुली मिली होने के कारण इस मंडल को सममंडल, गैसों के घुली और मिली होने के कारण, आपस में घुली मिली अवस्था में होने के कारण इसको सममंडल, और अलग अलग परतों में होने के कारण जो दूसरा मंडल है उसको विषम मंडल कहा जाता है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें, जलवाष्प और धूल कण विद्यमान होते हैं जो कि समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। वायुमंडल में जो प्रमुख गैसें हैं उसमें 99% मात्रा जो है ये केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। इसके अलावा जलवाष्प होता है, और धूल कण, राख के कण, कार्बन के कण, रासायनिक कण, रेसे आदि होते हैं जो कि आर्द्रताग्राही यानी आर्द्रता को ग्रहण करने वाले कण होते हैं। तो याद रखिएगा वायुमंडल में गैसें, जलवाष्प और धूल कण होते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वायुमंडल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है इसको जानना जरूरी है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है ये प्राणवायु है, संपूर्ण प्राणी जगत के लिए महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए जरूरी है, धूल कण वर्षा के लिए जरूरी है, जलवाष्प की मात्रा पौधों और जीव जगत के लिए महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। और वायुमंडल की जो परतें हैं दोस्तों, इनको हम थोड़ा सा शार्ट में देख लेते हैं। परतें, वायुमंडल की जो प्रमुख परतें हैं ये 5 परतें हैं, आप जानते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो 5 परतों में सबसे महत्वपूर्ण परत जो है ये क्षोभ मंडल है। ये सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं, जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं, चाहे वर्षा हो, कोहरा हो, ओला वर्षण हो, ये सभी इसी मंडल में होती हैं। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, आप जानते हैं।
और ऊंचाई इसकी क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत वृत्त पर लगभग 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है। और क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक 165 मीटर पर, ये देखिए, प्रत्येक 165 मीटर पर इसमें 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ। तो ये क्षोभ मंडल, इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। दूसरी परत जो है ये समताप मंडल है, यानी स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल ये वायुमंडल की दूसरी महत्वपूर्ण परत है। आप जान लीजिए कि समताप मंडल निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसमें तापमान लगभग समान होता है और इसका विस्तार क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से, क्षोभ मंडल से जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर, इससे इसकी ऊपरी सीमा से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार पाया जाता है। और यहाँ पर समताप मंडल में एक महत्वपूर्ण ओजोन का परत के रूप में संकेंद्रण, ओजोन जो है इसका संकेंद्रण समताप मंडल में निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में ओजोन परत का संकेंद्रण पाया जाता है। तो ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है और समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है। यहाँ पर वायु क्षैतिज चलती है और वायुयानों के उड़ान के लिए ये आदर्श होता है। तीसरा महत्वपूर्ण मंडल मध्य मंडल या मीसोस्फियर होता है। ये वायुमंडल की तीसरी महत्वपूर्ण परत है, मध्य मंडल, और इसकी ऊंचाई धरातल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। और जो उल्का पिंड हैं, उल्का पिंड इसी परत में आकर, जो मध्य मंडल है इसी परत में आकर जल जाते हैं, ये पृथ्वी पर नहीं आ पाते हैं। और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ मध्य मंडल में तापमान में कमी होती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो इस मंडल में तापमान में कमी आती है और 80 किलोमीटर, देखिए 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो मध्य मंडल में तापमान में बहुत अधिक कमी हो जाती है। चौथे मंडल के बारे में जानते हैं। तो चौथा मंडल, ये प्रमुख मंडल, चौथा मंडल आयन मंडल है। आप जान लीजिए, आयनोस्फियर, और ये वायुमंडल की चौथी परत है। इस परत की ऊंचाई धरातल से कितनी? धरातल से 400 किलोमीटर, यानी 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल का विस्तार पाया जाता है। और इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इस मंडल में तापमान में बढ़ोतरी होती है या तापमान में वृद्धि होती है। और इस मंडल की सबसे खास बात यह है कि वायु में विद्युत आवेशित तरंगें यहाँ पर प्रवाहित होती हैं और रेडियो तरंगों का परावर्तन इसी मंडल से होता है। यानी ये मंडल बेतार के तार संचरण में महत्वपूर्ण होता है, आयन मंडल। तो याद रखिएगा, आयन मंडल जो पृथ्वी पर जो हमारी संचार प्रक्रिया है, रेडियो तरंगे इसी मंडल से परावर्तित होकर पुनः वापस चली जाती हैं। अब पांचवी परत कौन सी है, ये आप जान लीजिए, बहिर्मंडल, या जिसको हम अंतरिक्ष कहते हैं, बहिर्मंडल या एक्सोस्फियर, ये पांचवी परत है वायुमंडल की। ये सर्वोच्च परत है और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में कमी होने लगती है और इसकी कमी के कारण गैसें अति विरल हो जाती हैं और वायु का घनत्व जो होता है बहिर्मंडल में बहुत कम हो जाता है। वायु का घनत्व अत्यंत कम हो जाता है और गैसें जो हैं विरल मात्रा में पाई जाती हैं। ये बहिर्मंडल है और इसी को बाह्यमंडल भी कहा जाता है। और आप जान लीजिए कि संचार उपग्रह जो हमारे होते हैं, संचार उपग्रह, ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर या उससे अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल में ही जो हैं ये स्थापित किए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और अब आइए कुछ अन्य, इतनी जानकारी के बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। ओजोन परत की मोटाई किस ऋतु में सबसे ज़्यादा होती है?
ओजोन परत की मोटाई किस ऋतु में सबसे ज़्यादा होती है? तो याद रखिएगा ये वसंत ऋतु में सर्वाधिक होती है ओजोन परत की मोटाई। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 एटीएम यानी 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर शुद्ध ओजोन परत की 0.01 मिलीमीटर मोटाई बराबर होती है कितने के? तो ओजोन की 0.01 मिलीमीटर मोटाई जो है ये कितने के बराबर होती है? तो इसको एक डाबसन यूनिट कहा जाता है। एक डाबसन यूनिट ओजोन परत की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई को। और आप जानते भी हैं कि ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है और ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में ओजोन परत जो है ओजोन गैस ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। लेकिन जमीन की सतह पर ओजोन जो है वो किस रूप में है? तो जमीन की सतह पर जो ओजोन है ये एक प्रदूषक के रूप में पाया जाता है, यानी ये एक तरह से वायुमंडल में प्रदूषण फैलाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप जानते हैं कि ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण अंटार्कटिका के ऊपर पाया जाता है। CFC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथेन, हैलोजन आदि गैसें ये ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं। इनको ओजोन रिक्त कारक पदार्थ कहते हैं। और आप जान लीजिए कि ओजोन परत का क्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण, क्षयकारी पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण के लिए जो है कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग पर नियंत्रण से संबंधित है? कौन सा प्रोटोकॉल? तो याद रखिएगा ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, यानी ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले जो पदार्थ हैं उनके चरणबद्ध रूप से उनके प्रयोग को फेजिंग आउट या बाह्य करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया था। और ओजोन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से एक मानव निर्मित पदार्थ है जो कि ओजोन को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। इसको CFC कहा जाता है। ये क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का जो है ये मानव निर्मित पदार्थ है। और ये आप जान लीजिए कि रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और ये जो है बहुत ही हानिकारक होता है ओजोन परत के लिए। अगर हम देखें तो बहुत ही सामान्य जो है एक प्रश्न यहाँ पर बनता है, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर के बारे में अभी आपने पढ़ा। क्षोभ मंडल जहाँ पर मौसम की सभी मौसमी घटनाएं परिस्थितियाँ होती हैं ये, और इसका नामकरण किसने किया था? वो क्षोभ मंडल का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो 2 वैज्ञानिक हैं, लियोन, याद रखिएगा, लियान फिलिप, नहीं एक ही वैज्ञानिक हैं, लियान फिलिप टीजरेंक, नोट कर दे रहा हूं, टीजरेंक डी बोट। ये विचारक हैं लियान फिलिप टीजरेंक डी बोट। इन्होंने वायुमंडल की जो परत है क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, इसका नामकरण किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ट्रोपोस्फियर का नामकरण लियान फिलिप टीजरेंक डी बोट ने किया था। एक प्रश्न बनता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी कैसे होगी? तो यदि पेड़ पौधे और वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और आप जान लीजिए कि जो जीव जंतु हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो अगर जीव जंतु समाप्त हो जाएं तो फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाएगी और पेड़ पौधों को जो है भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा।
फिर वायुमंडल में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी, क्योंकि पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में समाप्त होने लगेंगे। तो यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जीव जंतु समाप्त हो जाएं तो फिर पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों, आप जान लीजिए ध्रुवीय ज्योति क्या है। ध्रुवीय ज्योति क्या है? तो ये रात या सुबह से ठीक पहले पृथ्वी के ध्रुवों के आसमान में हरा, लाल और नीले रंग के मिश्रण से उत्पन्न प्रकाश को ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। और ध्रुवीय प्रकाश का जो नाम है वो अलग अलग होता है। ध्रुवीय प्रकाश, इसका नाम अलग अलग होता है। कैसे? उत्तरी ध्रुव पर जो ध्रुवीय प्रकाश होता है, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, नॉर्थ पोल पर जो हमारा ध्रुवीय प्रकाश होता है उसको अरोरा बोरियोलिस कहा जाता है। AURORA। देखिए, नॉर्थ पोल के प्रकाश को अरोरा बोरियोलिस कहा जाता है, और साउथ पोल का जो हमारा प्रकाश है इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ये तथ्य है, परीक्षाओं में पूछा भी गया है। नॉर्थ पोल पर जो दक्षिणी ध्रुव पर उत्पन्न प्रकाश है दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश या अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, और जो उत्तरी ध्रुव का प्रकाश है अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। अरोरा बोरियोलिस जो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश है ये अलास्का, कनाडा के उत्तरी भाग, दक्षिणी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन आदि में ये पाया जाता है। तो ये आपने ध्रुवीय प्रकाश के बारे में जान लिया। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं लास्ट में। दोस्तों, ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ती है। ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल जो ट्रोपोस्फियर है हमारा, ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई बढ़ जाती है, जबकि शीतकाल में इसकी ऊंचाई घट जाती है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और ऊंचाई के साथ साथ तापमान में एकाएक गिरावट किस मंडल में पाई जाती है? ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट किस मंडल में? अभी हमने बताया है आपको, ये मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट पाई जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा ये सर्वाधिक 78.08% होती है। हवा में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये लास्ट प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये पाई जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरातल से 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत वायुमंडल, इसकी संरचना, उसकी परतें, ध्रुवीय ज्योति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये प्रश्न जो भारत का भूगोल या भूगोल खंड है उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप भूगोल के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड के लिए इन प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं। हमने बहुत ही शॉर्ट में इस टॉपिक को समाप्त करने का प्रयास किया है ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक तथ्यों को कवर कर सकें।
तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो। इसमें हमने वायुमंडल, इसकी संरचना और परतों से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं की रिवीजन की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।